हेलो दोस्तों, मैं हूं एम.के. निज़ामानी और जो आज हम नावल पढ़ेंगे उसका टाइटल है यूलाइसिस और इसको लिखा है जेम्स जॉयस ने। यूलाइसिस की जो स्टोरी है वो मॉडर्न फैमिली के इश्यूज पे लिखी गई है और इस स्टोरी को समझने के लिए हमें जो है होमर की ओडेसी को भी समझना होगा, क्योंकि जेम्स जॉयस का जो मकसद था यूलिसिस लिखने का बेसिकली वो ये था कि ये कंपेयर करना चाहता था मॉडर्न लाइफ को ओल्ड लाइफ से। जो होमर की ओडेसी में जो लाइफ है, जो स्टोरी है, वो ओल्ड फैमिली की स्टोरी है और यूलिसिस में जो हमें स्टोरी मिलती है वो एक मॉडर्न फैमिली और उसके इश्यूज की है। तो यूलिसिस को समझने के लिए सबसे पहले जो है वो होमर की ओडेसी का ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। तो ओडेसी जो होमर ने लिखी थी वो उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है तीन। पहला कैरेक्टर जो अहम है होमर की ओडेसी का वो है ओडेसिस। ओडेसिस जो है वो किंग है और इसकी वाइफ का नाम है पेनिलोप। पेनिलोप इसकी वाइफ होती है और इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है टेलीमेकस। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन। सो होमर की ओडेसी में होता ये है कि जो किंग है यानी जो ओडेसिस है वो क्या होता है, वो क्या करता है कि फॉर 20 years 20 साल तक वो जो है मुख्तलिफ एडवेंचर्स में बिजी रहता है और वो घर से बाहर होता है। तो इन 20 सालों के दौरान जो भी अप्स डाउन्स होते हैं पेनिलोप की लाइफ में, तो वो बहुत मुश्किल होते हैं, मगर फिर भी ये जो है ना वो बहुत ही मजबूती से जो है ना उनका मुकाबला करती है। और ये बात अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो कैरेक्टर है पेनिलोप का, तो अब उसका जो हस्बैंड है वो 20 years एक बहुत बड़ा अरसा है। 20 साल जो है वो घर से बाहर रहता है और इवन इसको पता भी नहीं होता है पेनिलोप को कि उसका जो हस्बैंड है वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, वो जिंदा भी है या नहीं, ठीक है। तो इसी सभी लोग ये मानते हैं, सभी कैरेक्टर्स को ये लगता है कि जो ओडेसिस है वो अब मर चुका है, तो वो कहते हैं वो कि पेनिलोप को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब जैसे कि पेनिलोप जो है वो एक किंग की वाइफ होती है तो वो बहुत ही दौलतमंद होती है, तो इस वजह से पेनिलोप के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, ऑलमोस्ट 100। उसके पास 100 रिश्ते आते हैं, 100 मैरिज प्रपोजल आते हैं, मगर वो 100 मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वो रिजेक्ट इसलिए कर लेती है क्योंकि अभी भी वो जो है वो प्यार सिर्फ जो है ओडेसिस से करती है और अभी तक उसका इंतजार करती है और ये समझती है कि अगर इसने किसी और से शादी कर ली तो ये जो है वो धोखा होगा, दगाबाजी होगी, जो कि ये नहीं करना चाहती, ठीक है। तो ये इन सारे 100 मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और जो है वो ओडेसिस का इंतजार करती रहती है। और यहाँ पे 20 साल के बाद 10 साल जो है ओडेसिस मुख्तलिफ एडवेंचर्स में बिजी रहता है और 10 years दूसरे भी इसको लग जाते हैं जब ये वापस घर आता है। तो 20 साल के बाद जब वो घर वापस आता है फिर वो रीयूनाइटेड होता है अपनी वाइफ और अपने सन से। तो यहाँ पे स्टोरी की जो है हैप्पी एंडिंग होती है। और स्टोरी का जो मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे जो पेनिलोप है ये ओल्ड वाइफ है और ये क्या करती है पूरे 20 साल अपने हस्बैंड का इंतजार करती है और इसी इंतजार के दौरान वो 100 मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। अब ये जो 100 मैरिज प्रपोजल थे वो एक बादशाह की वाइफ के लिए थे, तो ये भी बहुत ही ये जो सारे भी मैरिज प्रपोजल थे वो अपर क्लास फैमिलीज थे, मगर फिर भी उसने रिजेक्ट कर दिया और फकत ओडेसिस का इंतजार किया। तो फाइनली
यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 साल का जो उसका इंतजार था जो वो उसको जो है खत्म हो जाता है, फिर जो है उसको रेसिस मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अब हम चलते हैं स्टोरी यूलाइसिस की तरफ, जो कि जेम्स जॉयस ने लिखी है, जो कि एक मॉडर्न स्टोरी है। ठीक है, जो यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 16 जून 1904 में। 1904 में ये स्टोरी शुरू होती है और जो डेट होती है वो 13 जून होती है। ठीक है, और जो टाइम होता है वो 8 AM होता है, सुबह के वक्त जो है वो यहाँ से स्टोरी शुरुआत होती है। अब ये स्टोरी जो है वो मॉडर्न लाइफ और उसके इश्यूज के को हाईलाइट करती है। अब स्टोरी में ऐसा होता है कि स्टोरी स्टार्ट होती है 13 जून को, जब टाइम जो है वो 8 बज रहे होते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स होता है स्टेफन डेडलस। स्टेफन डेडलस जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है जेम्स जॉयस का। अब जब हम इसका दूसरा नावल है जेम्स जॉयस का वो देखेंगे, जो है कि अ पोर्ट्रेट ऑफ यंग आर्टिस्ट, वहाँ पे ये कैरेक्टर होता है स्टेफन डेडलस। यानी ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जेम्स जॉयस का जो है मेन प्रोटोगोनिस्ट है इसके दूसरे नावल का, जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ यंग आर्टिस्ट, जिसमें जेम्स जॉयस ने अपनी जिंदगी को डिस्कस किया है। सो अ पोर्ट्रेट ऑफ यंग आर्टिस्ट जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल नावल है जेम्स जॉयस का, जहाँ पे ये नावल होता है स्टेफन डेडलस। जेम्स जॉयस को सेम नावल जो सेम कैरेक्टर है स्टेफन डेडलस का, उसको इसमें भी शामिल किया है यूलाइसिस में। ठीक है, तो स्टोरी शुरू होती है तो जो स्टेफन डेडलस है वो सोच रहा होता है अपनी मदर के बारे में। इसकी जो मदर है वो डेथ हो चुकी है उसकी मदर की। अब वो क्या कर रहा है, उसकी जो माँ की उसकी यादें हैं वो उसको उन यादों में खोया रहता है और उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, तो टाइम जो है वो प्रेजेंट है और यहाँ पे जो है मगर के कैरेक्टर्स जो है प्रेजेंट को विथड्रा करके उसको साइड में रख के ये जो अपने पास में जो है वो खो जाता है और उसी में जो है वो बिजी रहता है, उसको अपनी माँ याद आती है। और फिर अब 8 से अब 10 बज जाते हैं, 10 बजते हैं तो ये जो है अपने स्कूल की तरफ निकलता है। स्टेफन डेडलस जो है वो टीचर होता है, यंग टीचर होता है। ठीक है, तो वो अपनी स्कूल की तरफ निकल जाता है 10 बजे। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेफन डेडलस जो है वो फिर हमें रोड पे मिलता है। फिर रोड पे जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। जब वो इंतज़ार कर रहा होता है गाड़ी के लिए, तो यहाँ पे वो अगेन अपने पास में चला जाता है उस टाइम पे जब वो स्टूडेंट था। जब स्टूडेंट था पेरिस में और जब वो शायरी लिखता था, तो वो सारी बातें जो उसकी पास में हुई थी वो उसको याद आती है। ठीक है, तो स्टेफन डेडलस जो है हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो है वो शायर भी है और ये टीचर भी है। उसके बाद फिर अब वो उसको गाड़ी मिलती है, उसमें बैठता है। फिर न्यू चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट होता है। अब उस चैप्टर में क्या होता है कि हमें फिर एक और न्यू कैरेक्टर मिलता है। वो कैरेक्टर होता है मिस्टर ब्लूम का। अब जैसे स्टोरी जो नावल की स्टार्ट होती है वो 8 बजे से होती है, तो अब हमें जॉयस बताता है कि 8 बजे इस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो इस नावल में जेम्स जॉयस क्या करता है कि स्टेफन डेडलस और मिस्टर ब्लूम की जो स्टोरी है वो उसको नरेट करता है पैरेलल में। ठीक है, दोनों को एक साथ जो है ना वो नरेट करता चला जाता है। अब 8 बजे जो है वो मिस्टर ब्लूम्स की एक्टिविटीज के बारे में बताता है।
मिस्टर बिलोन जो कि शादीशुदा है और उसकी वाइफ का नाम जो है वो मॉली है और इसे मिसेस बिलोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो जब जैसे ही सुबह होता है, सुबह के 8 बजते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर है मिस्टर बिलोन, ये किचन में जाता है, अपनी वाइफ के लिए नाश्ता बनाता है, नाश्ता रेडी करके अपनी वाइफ को बेड पे वो नाश्ता देता है, उसके लिए मेल भी लेके आता है और उसके जो भी रूटीन्स के वो जो भी अर्ली मॉर्निंग में जो भी रूटीन्स होती हैं उसकी, वो उन सबको रेडी करके उसके बेड के आगे लेकर आता है। जैसे उसको ईमेल्स उसकी देता है, उसके लिए लेटर्स जो भी आए हैं वो भी उसको डिलीवर करता है, उसको नाश्ता भी देता है। तो ये बहुत ही एक आइडियल किस्म का हस्बैंड है, ठीक है। तो खुदा करे कि हर लड़की को ऐसा ही हस्बैंड मिले, ठीक है। तो इसके बावजूद भी मॉली और मिसेस बिलोन जिसे कहते हैं वो मिस्टर बिलोन से खुश नहीं है। अभी भी उनकी शादी जो है वो एक हैप्पी मैरिज हम उसको नहीं कह सकते। और इसके 2 बच्चे भी हैं, मिस्टर बिलोन और मिसेस बिलोन के 2 बच्चे हैं। एक का नाम है मिली, ये उन डॉटर है उसकी, और दूसरा जो चाइल्ड है उसका नाम है र्यूडी जो है वो उनका सन है। ये हमें पता चलता है नावल में कि जो इनका सन है उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, र्यूडी की डेथ हो चुकी है, और जो इसकी डॉटर है मिस्टर बिलोन की वो डबलिन में नहीं रहती, और ये स्टोरी की जो सेटिंग है वो डबलिन में है, ठीक है। इसकी जो डॉटर है वो डबलिन में नहीं रहती, वो फोटोग्राफी में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसी इंटरेस्ट को परसू करते हुए वो डबलिन से बाहर रह रही है। मगर जो यहाँ पे एक्चुअल रीज़न होता है कि वहाँ पे जो मिली है वो घर से बाहर क्यों रह रही है, उसका मेन रीज़न ये होता है कि मिस्टर बिलोन चाहता है कि उसकी वाइफ का जो नेगेटिव इमेज है वो मिली के कैरेक्टर्स पे ना पड़े, ठीक है। जो इसका नेगेटिव इमेज इसलिए है कि जो मोली है वो एक मॉडर्न सिंगर होती है और जैसे कि इन दोनों के बीच आपस में नहीं बनती, इनकी अनहैप्पी मैरिज है, तो जो मोली के हैं वो बहुत सारे जो है ना वो लव अफेयर्स होते हैं। तो इसी वजह से वो क्या करता है कि अपनी डॉटर को जो है अपनी वाइफ से दूर रख सकता है ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट हो उस पर, वो उन सारे ये जो भी हैं अफेयर्स वगैरह उनको उसका पता ना चले, ठीक है, इसलिए वो उसको बाहर भेज देता है। और अब उसके बाद अब इसकी जो एक्टिविटीज़ है मिस्टर बिलोन की, वो 10 बजे की एक्टिविटीज़ उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस पे जाता है, फिर पोस्ट ऑफिस पे जाता है, फिर क्या करता है, केमिस्ट शॉप पे जाता है। अब केमिस्ट शॉप पे भी ये बेचारा वहाँ पे जाकर वो क्या करता है, अपनी वाइफ के लिए लोशन लेता है, उसके लिए परफ्यूम लेता है और जो भी उसके मेकअप के सामान हैं वो उसके लिए लेके आता है, ठीक है। तो वो सारी उसकी शॉपिंग भी ये खुद करता है, तो उसके लिए शॉपिंग करता है, उसके लिए खाना बनाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, सब कुछ उसके काम करता है, ठीक है। सो अब चर्च में और केमिस्ट शॉप से फारिग होने के बाद ये क्या करता है, चर्च में जाता है। अब जब वो चर्च में जाता है तो वहाँ पे जो फ्यूनरल सेरेमनी होती है वो हो रही होती है, वहाँ पे किसी की डेथ हो चुकी होती है, तो वो जो भी उसके क्रिश्चियनिटी के जो भी रस्म रवाज होते हैं तो वो जारी होते हैं। तो वो ही क्या करता है, मिस्टर बिलोन क्या करता है कि वो भी उसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है स्टीफन डगलस, और वो भी यहाँ पर चर्च में होता है और वो भी तो इन दोनों की आपस में मुलाकात भी होती है। और यहाँ पर जो है वो
जैसे ही वो देखते हैं जैसे एक मरे हुए आदमी की जो भी रस्म रवाज होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, उसको दफना रहे होते हैं, या ये सारी जो रस्में हैं प्रेजेंट की, इन दोनों कैरेक्टर्स को मजबूर करती हैं कि वो अपने पास्ट में जाए। अब पास्ट में जब स्टीफन डेविस जाता है तो ये सारे जो भी मौत के मंजर हैं इसको याद दिलाते हैं अपनी मदर की, जो जिसकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे मिस्टर बिलोम है, उसको ये प्रेजेंट के जो भी मौत के मंजर है उसको याद दिलाते हैं उसके अपने सन ड्यूडी की, जिसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स होते तो प्रेजेंट लाइफ में वहाँ पर वो उन जो भी एक्टिविटीज़ उनका हिस्सा होते हैं, मगर वो उनकी मेंटलिटी में, उनके दिमाग में जो था वो पास्ट हावी होता है, वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं, वो उनका फोकस प्रेजेंट पे नहीं होता। तो इसी वजह से इस हिसाब से जब नरेट करता है जेम्स जॉयस ये सारे सीन्स, तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज करता है इन नरेट करने के लिए कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब ये 11 बजे का टाइम हो जाता है, फिर वो ये चर्च से दोनों वापस जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टर बिलोम क्या करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, तो ये वहाँ से लेटर जो है वो डिलीवर करता है, वहाँ से वो लेटर डिलीवर करता है। और वो क्या करता है, एक जो लेटर होता है वो इसकी डॉटर का होता है, बिली का, वो रिसीव करता है। और जो लेटर मोली ने निकलती है उनको क्या करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में डिलीवर कर देता है सेंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि अब 1 बजे का टाइम होता है। ठीक है, और मिस्टर बिलोम क्या करता है, उसको भूख लगती है, तो जब उसको भूख लगती है तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे खाना खाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो होटल पे खाना खा रहा होता है तो मिस्टर बिलोम को अपनी एक बीलव होती है जिसका नाम हार्था होता है। ठीक है, हार्था होता है, और मिस्टर बिलोम की ये जो है वो गर्लफ्रेंड है, इसको अपनी गर्लफ्रेंड याद आती है। अब इसका जो रिलेशन है बेचारे का गर्लफ्रेंड के साथ वो वाला नहीं है जो होना चाहिए, मगर बस वो कहते हैं ना गालिब के लफ्ज़ों में कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, तो वो क्या करता है, इससे अपना लव अफेयर्स को कंटिन्यू करता है। मगर ये लव अफेयर्स जो है वो बेसिकली लव लेटर्स पे ही मुश्तमिल है। ठीक है, यहाँ इनकी कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई, कभी बातचीत नहीं हुई, फकत एक दूसरे को जो है वो अपने लव लेटर जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं। हाँ, अब उसको खाना खाने के बाद उसको उसकी गर्लफ्रेंड याद आती है, फिर वो खाना खा के फारिग होकर फिर वो जो है ना वो लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पे क्या करता है कि अपनी वाइफ का जो बॉयफ्रेंड है वो उसको वहाँ लाइब्रेरी पे मिलता है। ठीक है, और इसकी वाइफ का जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम है बिलेसिस बॉयल है। ठीक है, ये मॉली का बॉयफ्रेंड है। अब जब ये अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को देखता है तो उसको जीनियसली महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जीलस होता है और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसको ये डर लगता है कि कहीं ये मेरे घर की तरफ तो नहीं जा रहा। तो बहरहाल जब ये लाइब्रेरी में उसको फॉलो कर रहा होता है तो विलेज उसको देख जाता है और फिर वो क्या करता है, अपने आप को हाइड करता है और फिर वो जो है मिस्टर बिलोम नाकाम हो जाता है, उसको फॉलो नहीं कर सकता प्रॉपरली। उसके बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। अब न्यू चैप्टर्स में जो टाइम है वो दिन के 2 बजे है। ठीक है, अब जो एक्टिविटीज़ है वो बताई है, वो एक्टिविटीज़ है स्टीफन डेगलस की। अब स्टीफन डेगलस क्या करता है,
पहले वो लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने के बाद वो उसके जैसे ही उसका क्लास का टाइम होता है तो वो क्लासरूम में जाता है और वो लेक्चर देता है। ये लेक्चर देता है हेमलेट पे और शेक्सपियर पे, और वो लेक्चर देने के बाद यहाँ पे ये चैप्टर्स जो है वो भी खत्म हो जाता है। अब जो मेन इवेंट्स होता है वो 4 बजे का होता है। अब टाइम जो है वो दिन के 4 बजे। अब 4 बजे क्या करता है कि अगेन जैसे कि हमने पहले लास्ट चैप्टर में देखा था कि मिस्टर ब्लूम जो था वो विलेजेस का पीछा कर रहा होता है, तो वो पीछा करते करते अपने आप को छुपाता है, मगर फिर भी मिस्टर ब्लूम जो है उसको ढूंढने में कामयाब हो जाता है और अगेन वो जो है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे हमें जैसे ही वो फॉलो कर रहा होता है तो विलेजेस के जहन में, उसके माइंड में एक ख्याल आता है कि उसकी 7 बजे जो है वो डेटिंग है मॉली के साथ। अभी जो है वो दिन के 4 बजे हैं, मगर वो उसको 7 बजे जो है वो मॉली से मिलना है। अब जो यहाँ पे हम इस कैरेक्टर्स की बात करें विलेजेस की, तो ये बहुत बड़ा दौलतमंद है और बहुत बड़ा पॉपुलर है, और ये जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर है। अब जो मॉली है वो भी एक सिंगर है, ठीक है, ये सिंगर है, और जो विलेजेस है ये म्यूजिकल डायरेक्टर होता है। ये बहुत सारे कंसर्ट्स वगैरह जो भी म्यूजिकल शोज वगैरह होते हैं वो ऑर्गेनाइज करता रहता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी समाज में। तो यहाँ से इनकी जो है इन दोनों का जो लव अफेयर है वो शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉलो करता रहता है, मगर फिर अगेन जो विलेजेस है वो अपने आप को यू टर्न लेके इधर उधर जाके फिर जो है ना वो मिस्टर ब्लूम से पीछा छोड़ जाता है, अपनी जान छुड़ाता है, और फिर जो है मिस्टर ब्लूम उसको नहीं ढूंढ पाता। अब स्टोरी में जो टाइम होता है वो होता है 8 बजे का। अब 8 बजे जो है वो मिस्टर ब्लूम जो है वो एक बीच पे जाता है, एक समंदर के किनारे पे जाता है। जब समंदर के किनारे पे जाता है तो उसको एक बहुत बड़ी खूबसूरत लड़की नज़र आती है। वो बहुत यंग होती है, ब्यूटीफुल होती है। जब वो उसको देखता है तो उसके अंदर का जो सप्रेस्ड सेक्सुअल थॉट्स होते हैं वो उस पर डोमिनेंट हो जाती है, और वो फिर क्या करता है कि अननेचुरल वे से, यानी मैस्टरबेटिंग, यानी वो अननेचुरल वे से जो है वो अपने उस सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और वो उस सीन को देखता रहता है, उस लड़की को देख के इमेजिन करके वो अपना जो ख्याली पुलाव है वो पकाता रहता है। और फिर जब वो अपनी ख्यालों से और सेक्सुअल डिज़ायर्स वगैरह से सबसे फ्री होकर, फारिग होकर, वो जब प्रेजेंट में कॉन्शियसली सोचता है तो वो उस लड़की को फिर से देखता है, और वहाँ अब उस लड़की को जब देखता है तो वो लड़की वो बीच से जा रही होती है। जब वो जा रही होती है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की को जो है वो पोलियो की विक्टिम है, और उसी वजह से जो है वो शी इज़ लैम इन 1 फुट। एंड सो इसको यहाँ पे गिल्टी फीलिंग्स जो है वो इसके माइंड में आती है, और अपने आप को बहुत पछताता है, बहुत रिग्रेट करता है। और अब यहाँ से जब उसको अब देखता है तो वो डिफरेंट एंगल से देखता है। आफ्टर बीइंग कॉन्शियसनेस, when he has satisfied his sexual desires in unnatural way, and then he comes to know about his consciousness and these things. When he becomes conscious, then he thinks about his own daughter and wife. तो वो मॉली और मिली के बारे में सोचता है, ठीक है। तो उसको बहुत बड़ी
गिल्टी फीलिंग्स आती है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन खत्म होता है, ठीक है। तो नावल में जो ऐसा नहीं है कि जेम्स जॉयस ने जो नावल में जो भी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं और उसको किस तरह से एक मैन जो है वो अननेचुरल वे में जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कॉन्शियसली वो उस लड़की से उसका सेक्सुअल एक्ट नहीं हो सकता, सेक्सुअल सेक्स नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है उसको अननेचुरल वे में उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पे बात हमें नजर आती है इस सीन में। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अब इसी टाइम के दौरान जो मोली और विलेजेस की मीटिंग थी वो ख़त्म हो जाती है। वो एक साथ वो एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ सोते हैं और सेक्स करते हैं, तो उनकी जो भी मीटिंग होती है वो एंड हो जाती है। अब जो टाइम होता है वो रात के 10 बज रहे होते हैं, ठीक है, रात के 10 बज रहे होते हैं। अब मिस्टर बिलोन को जो है वो स्टीफन डेडलिस मिलता है हॉस्पिटल में, और वो जैसे ही स्टीफन डेडलिस को देखता है तो उसको अपना बेटा याद आ जाता है, ठीक है, उसको अपना सन याद आ जाता है। अब ये स्टीफन डेडलिस ने अपना मरा हुआ बच्चा देखता है, मरा हुआ बेटा देखता है, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसके साथ क्लोज होना चाहता है, इसे फ्रेंडशिप रखना चाहता है, इसको वो प्यार देना चाहता है जो वो अपने बेटे को देना चाहता था, ठीक है। तो जैसे ही उसको हॉस्पिटल में देखता है तो मिस्टर बिलोम क्या करता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। उसको फॉलो करते करते हमें फॉलो करते करते यहाँ पे जो करेक्टर है स्टीफन डेडलिस, ये कोठे में जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स होती हैं और जो भी प्रॉस्टिट्यूट होती हैं वहाँ पे वो डांसेस कर रही होती हैं, वो जो है वो अपने जो भी कस्टमर्स हैं उसको शराब ऑफर कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसी सीन में जो है स्टीफन डेडलिस क्या करता है, वो शराब पीता है और वो डांसिंग करने शुरू करता है किसी प्रॉस्टिट्यूट के साथ। अब यहाँ इसी टाइम पे 10 बजे के बाद, 10 बजे अभी तक 10 ही बज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर्स की जो है वो फिजिकल अपीयरेंस होती है इस नावल में, जो कि है मिली। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिली जो है उसका भी एक बॉयफ्रेंड है, और अभी 10 बजे जो 10 का टाइम है वो एक्चुअली मिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसकी जो है आज डेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मिस्टर बिलोम की जो कोशिश थी, जो उसकी स्ट्रगल थी कि मिली को मोली से दूर रखा जाए ताकि वो उसकी जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंटली डेवलप हो, मगर यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिली का जो कैरेक्टर्स है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अपनी माँ से, ठीक है। तो ये भी डेटिंग कर रही होती है अपनी बॉयफ्रेंड के साथ। अब जैसे हम फिर वही सीन जो है वो जेम्स जो है नरेट करता है, जब स्टीफन डेडलिस जो है वो एक कोठे में एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ डांस कर रहा होता है, और वहाँ पे जो है मिस्टर बिलोम भी इसके पीछे पीछे आता है, ठीक है। अब जब वो डांस कर रहा होता है प्रॉस्टिट्यूट के साथ, तो वहीं पे उसी प्रेजेंट मूवमेंट के दौरान उसको अपनी माँ याद आ जाती है। अब जब उसको माँ याद आती है तो फिर से वो गिल्टी फील करता है कि इसकी माँ भी एक औरत थी, और अब जब वो किसी से डांस कर रहा है, किसी प्रॉस्टिट्यूट से, वो भी एक औरत है, तो यहाँ पे उसको वो गिल्टी फीलिंग्स होती है और फिर वो वहाँ से कोठे से चला जाता है, ठीक है।
मगर उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हुई होती है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। ठीक है, इस वजह से जो है मिस्टर ब्लूम क्या करता है, उसको सहारा देता है और इसको अपने साथ ले जाता है। जैसे हमने पहले ही कहा था कि मिस्टर ब्लूम को जो है वो स्टीफन डेडलस में अपना जो मरा हुआ सन है वो दिखाई देता है। उसको वो चाहता है कि उसको वो प्यार दे जो वो अपने बच्चे को नहीं दे सका। अब यहाँ पे जो मिस्टर ब्लूम है वो उसकी हेल्प करता है और उसको अपने घर ले जाता है। अब जब ये घर जाता है तो टाइम रात के 1 बज रहे होते हैं। ठीक है, अब रात का 1 बज रहा है। अब इसी टाइम पे अब मिस्टर ब्लूम जो है वो स्टीफन डेडलस को अपने घर लेके जाता है। उसको वहाँ पे बेड पे जो है वो बिठाता है और उसको खाना वगैरह भी देता है, खाने के लिए उसकी हेल्प वगैरह करता है। अब उसको वो वहाँ पे बेड पे बिठाकर सुला के फिर वो जाता है अपने रूम पे। जब वो अपने रूम पे जाता है तो अभी अब इनके बीच में अभी ये जो सीन होता है जहाँ पे वो अपने बेटे की याद आती है उसको, फिर वो क्या करता है कि स्टीफन डेडलस को अपना बेटा मानता है और फिर इसको क्या करता है कि ऐसे जैसे इसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी तो ये अपने होश हवास में नहीं था, तो वो क्या करता है कि उसको अपने हाथों पे उठा के बेड पे सुलाता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को छोटे बच्चे को बेड पे सुलाती है, उसको जो भी होता है तो वो सारी वो एक्टिविटीज करता है स्टीफन डेडलस के लिए। तो यहाँ पे जो उनका जो रिलेशनशिप था फादर और सन का वो डेवलप हो जाता है और यहाँ से स्टीफन डेडलस भी जो है वो मिस्टर ब्लूम की तरफ जो है वो क्लोज हो जाता है। अब जो हम बात करें स्टीफन डेडलस की, तो ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और इसका जो फादर है वो इसको लाइक नहीं करता और ये भी अपने फादर को लाइक नहीं करता। तो स्टीफन डेडलस की और उसके फादर की आपस में नहीं बनती, तो इसी वजह से स्टीफन डेडलस जो है वो मिस्टर ब्लूम के करीब हो जाता है। अब जब वो अपने कमरे में जाता है मिस्टर ब्लूम, तो अब रात के 2 बज रहे होते हैं। जैसे ही मिस्टर ब्लूम अपने रूम में जाता है और देखता है अपनी बेड पे और जो भी रूम के फर्नीचर है उसको देखता है, तो वो क्या करता है उस फर्नीचर को सेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले रात के 10 बजे बिलेजिस और मोली की डेटिंग थी, तो डेटिंग की वजह से जो घर का फर्नीचर है वो इधर उधर हो अपनी जगह पे नहीं है। ठीक है, और जो वो फिर क्या करता है फर्नीचर को सेट करने की कोशिश करता है। फर्नीचर सेट करने के बाद वो जो बेड की चादर है उसको सेट करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो मोली के बारे में सोचता है। ठीक है, और ये रियलाइज करता है कि लास्ट टाइम इसने अपनी वाइफ के साथ कब सेक्स किया था, तो ये वो टाइम पीरियड काउंट करता है और ये फाइनली कंक्लूड करता है कि इसने लास्ट 10 ईयर्स से अपनी वाइफ से सेक्स नहीं किया। ये सेकंड लास्ट चैप्टर होता है जब इसको वो काउंट करता है कि इसने जो है लास्ट 10 ईयर्स से अपनी वाइफ से सेक्स नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद अब रात के 4 बज रहे होते हैं। ठीक है, अब रात के 4 बज रहे होते हैं। अब जो मोली जो है वो नरेट करती है अपनी स्टोरी वगैरह। अब मोली जो है वो अपने जो भी लव अफेयर्स हैं उनके बारे में सोचती है। तो मोली का लव अफेयर फकत बिलेजिस से नहीं था, मगर और भी इसके बॉयफ्रेंड्स थे।
ठीक है। तो मौली इन सारे लव अफेयर्स के बारे में सोचती है, फिर वो सोचती है कि फिर इतने सारे लव अफेयर्स होने के बाद भी वो अभी तक सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है। और इसी के दौरान जब वो सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में, तो उसका जो प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है वो कैसे आती है कि अचानक से इसका जो मेंसेस साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है मौली का। फिर वो वॉशरूम में जाती है उसी वजह से, और फिर वो जो है ना वो अब ये जो उसका मेंसेस साइकिल का यहाँ पे आना है वो उसको कॉन्शियसली जो प्रेजेंट मूवमेंट्स में लेके आता है। कॉन्शियस उसका जो कॉन्शियस लेवल है माइंड की वो एक अपर लेवल पे आ जाती है। फिर वो जो है ना कॉन्शियस हो जाती है, प्रेजेंट के बारे में सोचती है। और फिर वो जब जैसी वॉशरूम से बाहर आती है अगेन शी गोज टू हर पास्ट। अब वो जब पास में जाती है तो वो खूबसूरत दिन याद करती थी, खूबसूरत दिन याद करती है जब मिस्टर ब्लूम जो है शादी से पहले इसको प्रपोज करता है, और उनके जो भी हैप्पी मोमेंट्स थी उन दोनों कपल्स के दौरान, शादी से पहले और शादी के बाद, वो उन सबको याद करती है। और उन सबको याद करती है, वो याद करते करते वो सो जाती है। फिर जो है मिस्टर ब्लूम भी सो जाता है, और वहाँ पे जो स्टीफन डगलस है वो भी सो जाता है। तो यहीं पर स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। सो यहाँ पे जेम्स जॉयस की जो स्टोरी है यूलाइसिस, वो स्टोरी जो है वो 24 आवर्स के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, 24 आवर्स। यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ब्लूम जो है 8 बजे से घर से बाहर निकलता है, फिर रात को जो है ना वो 1 बजे घर वापस आता है। तो इन टाइम के दौरान तकरीबन अगर हम कहें तो हम 24 आवर्स कहें या 12 आवर्स कहें, जितने भी कहें। अब इन 24 आवर्स के दौरान इसकी जो वाइफ है वो इसका इंतज़ार नहीं करती। पेनीलोम की तरह ये मौली इसका इंतज़ार नहीं करती। पेनीलोम ने 20 साल इंतज़ार किए थे, मगर मौली ने 20 कलाक भी, 20 आवर्स भी आपने हस्बैंड का इंतज़ार नहीं किया, उसका इंतज़ार नहीं किया, मगर क्या किया, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे जो पेनीलोम थी उसने 100 मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। और यहाँ पे मौली ने क्या किया, बहुत ज्यादा पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स बना लिए, जो मिला उसको बॉयफ्रेंड बना लिया। ठीक है, तो ये स्टोरी का जो है वो यहाँ पर खत्म होती है। तो इसी वजह से जेम्स जॉयस जो है वो यूलाइसिस लिखता है। उसका बेसिक मकसद ये होता है कि मॉडर्न लाइफ को ओल्ड लाइफ से कंपेयर करें कि ओल्ड और मॉडर्न लाइफ में क्या फर्क है। अब जब ये फर्क को डिस्क्राइब करता है तो यहाँ पे मॉडर्न वाइफ है और यहाँ पे ओल्ड वाइफ है। ठीक है, और यहाँ पे मिस्टर ब्लूम जो है वो मॉडर्न मैन है और ओडेसिस जो है वो ओल्ड मैन है। अब ओडेसिस जो 20 साल अपने घर से दूर होता है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सारे एडवेंचर्स कर रहा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीरोइक एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी होती है वो उनमें बिजी होता है। मगर यहाँ पे मिस्टर ब्लूम जो कि मॉडर्न मैन है और उसके बाद उसके पास करने के लिए कोई भी हीरोइक एक्टिविटीज़ या एडवेंचर्स नहीं है, तो वो फकत डेली रूटीन्स में बिजी रहता है। वो हॉस्पिटल्स पे जाता है, लाइब्रेरी पे जाता है, वो चर्च पे जाता है, वो केमिस्ट के शॉप पे जाता है। तो वो सारी डेली एक्टिविटीज़ हैं। वो पोस्ट ऑफिस जाता है, लेटर लेता है, रिसीव करता है और उसको सेंड करता है। फिर घर आके जो नाश्ता बनाता है, घर का फर्नीचर सेट करता है, ये वो। तो मतलब वो देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न मैन एंड ओल्ड मैन। अब इसका क्या
इसके थीम्स क्या होंगे और कैरेक्टर्स का एनालिसिस क्या होगा और इन दोनों के बीच में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैसे किया जाए। जब आपने स्टोरी को अगर समझ लिया होगा तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होगी। ठीक है, सो यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सो फॉर नेक्स्ट लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल for getting the updates of new videos. ठीक है, so thank you so much.